तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 6 को। और यकीन मानिए, इस एपिसोड में जितनी तबाही और सस्पेंस और इमोशन मूवमेंट हैं, उतने शायद आपने पूरे सीजन में एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह जल्दी जल्दी हर एपिसोड को पूरी एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जहां आखिरकार जिन्बो ने आर्किटेक्ट को हराकर डबल डंजन को खत्म कर दिया था। सभी बचे हुए हंटर्स धीरे धीरे डंजन से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन यह जीत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हमें पता चलता है कि इस रेड में करीब 20 हंटर अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि जो लोग बच गए थे उनमें से लगभग सभी बुरी तरह घायल थे। हर तरफ एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और अफरा तफरी का माहौल था। इसी बीच जिन्बो भी बाकी लोगों से बात करते करते अचानक अपनी चेतना खो देता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जापान में। वहां मौजूद एस रैंक गेट अब किसी भी समय डंजन ब्रेक करने वाला था, इसलिए जापान का सबसे ताकतवर वॉरियर मैजिशियन यूरू ऑर्लोप अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। उसने ट्रकों के जरिए लगभग 2 लाख टन मैजिक क्रिस्टल मंगवाए थे। उन सभी क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल करके वह पूरे गेट के चारों ओर एक विशाल मैजिक बैरियर खड़ा कर देता है, ताकि अगर मॉन्स्टर बाहर निकले तो उन्हें उसी के अंदर रोका जा सके। लेकिन जैसे ही बैरियर पूरा होता है, यूरी को महसूस होता है कि आसपास किसी इंसान की मौजूदगी है। वह अपने मैनेजर से पूछता है, तुमने कहा था ना कि यहाँ पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है, लेकिन मुझे अभी भी किसी इंसान की मौजूदगी महसूस हो रही है। उसका मैनेजर जवाब देता है, यह नामुमकिन है। इस जगह कोई भी इंसान आने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ किसी भी पल डंजन ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगले ही पल कैमरा उस रहस्यमय इंसान की तरफ जाता है और पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जिन्बो के पिता हैं। वह दूर खड़े गेट को देखते हुए धीरे से कहते हैं, आखिरकार सब कुछ शुरू होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा भविष्यवाणी में बताया गया था। उनकी यह बात सुनकर साफ समझ आ जाता है कि उन्हें आने वाली इस तबाही के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। अब हमें पूरे शहर की तैयारी दिखाई जाती है। सड़कों पर सेना तैनात है। हर तरफ बड़े बड़े टैंक, मिसाइल यूनिट्स और हजारों सैनिक मौजूद हैं। शहर के बाहर 5 एस रैंक हंटर भी बैकअप के तौर पर तैयार खड़े हैं। अगर यूरी का बैरियर फेल हो जाए तो यहीं से लोग मॉन्स्टर का सामना करेंगे। लेकिन यूरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उसका बैरियर कामयाब हो गया तो वह अकेले ही पूरे एस रैंक डंजन को क्लियर कर देगा। उसके बाद पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी और शायद उसे नेशनल लेवल हंटर का टाइटल भी मिल जाएगा। उसी घमंड में वह शराब की बोतल निकालकर पीने लगता है। फिर वह अपने मैनेजर से पूछता है, बाहर कितने एस रैंक हंटर खड़े हैं? मैनेजर जवाब देते हैं, कुल 15। यह सुनकर यूरी हंसते हुए कहता है, बस इतने ही? मेरे लिए तो ऑडियंस बहुत कम है। साफ दिखाई दे रहा था कि शराब और घमंड दोनों उसके सिर पर चढ़ चुके थे। लेकिन अगले ही पल गेट धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, यानी डंजन ब्रेक शुरू हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है अस्पताल में। जिन्बो को आखिरकार होश आ चुका था। जैसे ही उसका दोस्त जिन्हो उसे होश में देखता है, वह खुशी से रोने लगता है और वो कहता है, तुम आखिरकार उठ ही गए। हमें लगा था कि तुम मर चुके हो। तुम पूरे 3 दिनों से बेहोश थे। यह सुनकर जिन्बो खुद भी हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि पहले कभी वह इतनी देर तक बेहोश नहीं रहा। लेकिन उसे सबसे पहले अपनी चिंता नहीं होती उस जापान का एस रैंक गेट। वह तुरंत जिन्हो से पूछता है, जापान वाले गेट का क्या हुआ? जिन्हो गंभीर चेहरे के साथ सिर्फ इतना कहता है, वो रेड पूरी तरह फेल हो गया। और दोस्तों, यहीं से हमें 3 दिन पहले की घटना दिखाई जाती है। जैसे ही डंजन ब्रेक शुरू होता है, गेट के अंदर के विशालकाय जायंट्स मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें देखते ही वहां मौजूद हर इंसान का चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं थे। इनमें से हर एक जायंट्स लगभग एक ए रैंक गेट के बॉस जितना ताकतवर था। यानी सोचिए, अगर नॉर्मल मॉन्स्टर ही इतना खतरनाक है तो उनका असली बॉस कितना ताकतवर होगा। इसी बीच एक जायंट आगे बढ़कर यूरी के वॉरियर पर हमला करता है। यूरी उसे देखकर हंसने लगता है। वह कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा बैरियर तोड़ सकते हो? लेकिन तभी एक दूसरा जायंट आगे आता है। वह पहले वाले जायंट का सिर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, जैसे वह कह रहा हो, हटवे, यह काम मैं करता हूँ।
अब यूरी के चेहरे का घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देता है और अगले ही सेकंड वह दूसरा जायंट सिर्फ एक मुक्के में बैरियर के 2 टुकड़े कर देता है। जिस बैरियर को बनाने में लाखों मैजिक क्रिस्टल लगे थे वह एक ही बार में टूट जाता है। यूरी कुछ समझ भी नहीं पाता कि तभी वही जायंट उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। यूरी को अपनी रक्षा करने का मौका भी नहीं मिलता और देखते ही देखते यूरी वहीं मर जाता है। जो इंसान कुछ मिनट पहले अकेले एस रैंक डंजन क्लियर करने का सपना देख रहा था वह एक ही पल में खत्म हो जाता है। यहीं से पूरी दुनिया को समझ आ जाता है कि इस बार दुश्मन पहले के हर डंजन से कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनो के पिता की तरफ। हम देखते हैं कि वह अपने ऑफिस में ही गहरी नींद में सो गए हैं। अगर आपको याद दिला दूं तो उन्हें भी वही रहस्यमयी इंटरनल स्लीप डिजीज हो चुकी है जिससे कभी जिन्वो की मां भी पीड़ित थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी बीमारी अभी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए उन्हें अचानक कहीं भी और कभी भी नींद आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे यह बीमारी और गंभीर होती जा रही थी। कुछ देर बाद उनकी आंख खुलती है और तभी उनका मैनेजर अंदर आता है। वह चिंता भरे अंदाज में बताता है कि इस बार वह लगातार 23 घंटे 36 मिनट तक सोते रहे। ये सुनकर साफ पता चलता है कि उनकी हालत पहले से कई ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद मैनेजर उनके सामने एक मेडिकल रिपोर्ट रखता है और कहता है कि ये उस दुनिया की पहली मरीज की रिपोर्ट है जो इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं और वह कोई और नहीं बल्कि जिन्वो की मां है। ये सुनते ही चेयरमैन हान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान इस बीमारी से ठीक हुआ है तो जरूर जिन्वो के पास ऐसा कोई राज है जो किसी और के पास नहीं। फिर वह अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या कोई और जरूरी खबर है। मैनेजर बताता है कि एक लड़की उनसे मिलना चाहती है। जैसे ही वह लड़की अंदर आती है वह बिना समय गंवाए सीधा सवाल पूछती है, आखिर आपको यह बीमारी कब से है। लेकिन इससे पहले कि हमें इसके बारे में कुछ और पता चले कहानी एक बार फिर जापान पहुंच जाती है। अब वहां का नजारा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। विशालकाय जायंट्स मॉन्स्टर पूरे शहर में खुलकर तबाही मचा रहे थे। ऊंची ऊंची इमारतें उनके सामने खिलौना जैसी लग रही थी। सड़कें टूट चुकी थी, हर तरफ धुआं और मलबा फैला हुआ था। जापानी सेना पूरी ताकत के साथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। टैंकों से लगातार गोलाबारी हो रही थी लेकिन उन राक्षसों पर उनका जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था। उल्टा वे उन भारी भरकम टैंकों को खिलौना की तरह उठाकर दूर फेंक दे रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और तबाही का माहौल था। तभी बैकअप में खड़े एस रैंक हंटर भी मैदान में उतरते हैं। सभी मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने विशाल शरीर होने के बावजूद उन मॉन्स्टर की स्पीड अविश्वसनीय थी। वे हर हमला आसानी से बचा रहे थे और किसी को भी पलटवार का मौका नहीं दे रहे थे। उसी समय ऊपर आसमान में एक न्यूज हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। वहां मौजूद कैमरे में इस पूरी लड़ाई को लाइव रिकॉर्ड कर रहा था और पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने जापान की बर्बादी देख रही थी। ये लाइव प्रसारण जिन्वो भी देख रहा था। वह समझ जाता है कि अगर ये हमला नहीं रुका तो सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरा एशिया खतरे में पड़ जाएगा। उसके मन में तुरंत वहां जाने का विचार आता है। लेकिन तभी पीछे से उसकी छोटी बहन की आवाज आती है, भैया मत जाओ। जिन्वो पीछे मुड़कर उसे देखता है। उसकी बहन की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। वैसे भी मैं काफी दिनों से लगातार काम कर रहा हूँ, अब थोड़ा आराम करूंगा। हालांकि उसकी बातों से ज्यादा उसके चेहरे पर चल रही उधेड़बुन दिखाई दे रही थी। उसके बाद जिन्वो एक पार्क में जाकर बैठता है और अपने सबसे वफादार शैडो बेरू को बुलाता है। बेरू हमेशा की तरह पूरे सम्मान के साथ कहता है, यस माय किंग, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जिन्वो मुस्कुराकर पूछता है, तुम फिर से के ड्रामा देख रहे थे ना? मैंने तुम्हें जिन्ना का ध्यान रखने के लिए कहा था, बताओ वह कैसी है? पेरू जवाब देता है कि वह ठीक नहीं है। वह ना ठीक से खाना खा रही है, ना सो रही है और पूरे दिन अपने कमरे में अकेली रहती है। ये सुनकर जिन्वो समझ जाता है कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसका असर अभी भी उसकी बहन के दिल पर है। दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर होने के बावजूद वह अपनी बहन का दर्द तुरंत दूर नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकती है और उसे चेयरमैन हान के ऑफिस में ले जाया जाता है। जिन्वो सीधे पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिन्वो जैसे ही उस ब्लैक चेक को देखता है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है बल्कि शांत जवाब से पूछता है, आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए?
चेयरमैन हान एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि इस दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन फिर भी इसे मेरी तरफ से एक छोटे से धन्यवाद के रूप में रख लो। लेकिन जिन्वो अब भी चेक लेने के बजाय सिर्फ उन्हें देख रहा होता है। तब चेयरमैन हान आखिरकार अपनी असली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी वही बीमारी है जो कभी तुम्हारी माँ को हुई थी। ये सुनते ही जिन्वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि चेयरमैन हान भी इंटरनल स्लीप नाम की उसी रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहे हैं। जिन्वो जवाब देता है, ये बात तो जिन्हो पहले ही मुझे बता चुका है। लेकिन चेयरमैन सिर हिलाकर कहते हैं, नहीं, मेरी बीमारी के बारे में सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे 2-3 भरोसेमंद सेक्रेटरी जानते हैं। अब मैंने तुम्हें भी सब कुछ सच बता दिया है। इसके बाद वो आगे कहते हैं, हमने पूरी दुनिया में इस बीमारी पर रिसर्च करवाई, लेकिन आज तक सिर्फ एक ही इंसान पूरी तरह ठीक हुआ है और वो है तुम्हारी माँ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इस बीमारी का इलाज है। फिर वो बेहद विनम्र होकर कहते हैं, मैं तुम्हें पैसे देकर इलाज खरीदना नहीं चाहता। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अब पहली बार जिन्वो पूरी तरह दुविधा में पड़ चुका था, क्योंकि उसके पास सच में हॉली वॉल्टर और लाइव मौजूद था जिसने उसकी माँ को ठीक किया था। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी मात्रा बहुत ही कम थी। अगर वो हर जरूरतमंद को देने लगे जब उसे या उसके अपने किसी करीबी को उसकी जरूरत पड़ेगी, तब क्या होगा? यही सोचकर जिन्वो कोई जवाब नहीं देता। इधर सीन फिर से जापान की तरफ शिफ्ट हो जाता है और अब वहां का हाल पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। पूरे शहर में सिर्फ मौत और तबाही दिखाई दे रही थी। विशाल जॉइंट मॉन्स्टर जहां से गुजरते वहां की ऊंची ऊंची बिल्डिंग पल भर में मलबे में बदल जाती। सड़क पर जो भी इंसान उन्हें दिखाई देता वो उन्हें बिना किसी दया के निगल जाते। चारों तरफ सिर्फ चीखें और बनासी बचा था। ऊपर उड़ रहा मीडिया हेलीकॉप्टर ये सब कुछ लाइव पूरी दुनिया को दिखा रहा था। लगभग पूरा शहर खाली कराया जा चुका था। जो लोग समय रहते निकल गए थे वो बच गए और जो पीछे रह गए उनमें से ज्यादातर अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन एक बात बेहद अजीब थी, इतनी तबाही के बावजूद वो मीडिया हेलीकॉप्टर अब तक सुरक्षित था। मॉन्स्टर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। तभी कैमरा वापस रंजन गेट की तरफ जाता है। वहाँ एक सबसे विशाल जॉइंट मॉन्स्टर अब भी गेट के सामने बैठा हुआ था। वो वही था, वो कहीं भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास चीज की रखवाली करने का आदेश मिला हो। बाकी सारी जायंट पूरे जापान में फैल चुके थे, लेकिन ये एक मॉन्स्टर लगातार गेट के सामने पहरा दे रहा था। अब तक डंजन ब्रेक को पूरा 3 दिन बीत चुके थे। इतने समय में जापान सिर्फ 2 जॉइंट मॉन्स्टर को ही मार पाया था। यानी अगर हालात ऐसे ही रहे तो पूरा जापान दुनिया के नक्शे से मिट सकता था। उधर जिन्वो अपने दोस्त जिनू से मिलने पहुंचता है। वो सीधे कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जापान जा रहा हूँ। ये सुनते ही जिन्नू पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तुरंत कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ का हाल देखा है? ये जीजू आइलैंड से भी ज्यादा खतरनाक है। आज तक किसी ने इतने ताकतवर जॉइंट मॉन्स्टर नहीं देखे। जिन्नू पहली बार जिन्वो को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिन्वो भी एक पल के लिए सोचने लगता है। जिस इंसान ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया आज वही मुझे रोक रहा है। यानी हालात सच में बहुत गंभीर है। लेकिन फिर भी वो शांत होकर कहता है, अगर हम इस रेड में सफल हो गए तो हमारी अजहन गिल्ड का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जिन्हों कुछ सेकंड सोचता है और फिर कहता है, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन्वो हंसते हुए पूछता है, अभी तो तुम मुझे मना कर रहे थे, अब खुद भी चलना चाहते हो? इस पर जिन्हू लगभग रोने लगता है और कहता है, मैं अजहन गिल्ड का 22 गिल्ड मास्टर हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी किसी बड़े रेड पर लेकर नहीं गए हो। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, किसी को पता भी नहीं कि मैं 22 गिल्ड का मास्टर हूँ। ये सुनकर जिन्वो हंस पड़ता है और कहता है, अच्छा रोना बंद करो, इस बार साथ चलना। लेकिन पहले से बता रहा हूँ ये रेड अब तक की सबसे खतरनाक रेड होगी। जिन्हू मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है जब तक तुम साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जिन्वो भी मुस्कुरा देता है, लेकिन अगले ही पल वो हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, भले मैं इतनी खतरनाक जगह क्यों जाऊंगा। और इतना कहकर वहां से निकल जाता है। हालांकि जिन्वो के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ मजाक नहीं कर रहा था। घर पहुंचने पर उसकी माँ उसके लिए खाना तैयार करके रखती है। कई दिनों के बाद जिन्वो आराम से अपनी माँ के साथ बैठकर डिनर करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर इधर उधर जाती है। जिन्ना कहीं दिखाई नहीं देती
वो अपनी माँ से पूछता है, क्या जिन्ना ने खाना नहीं खाया? उसकी माँ उदास होकर जवाब देती है, नहीं, उसने कहा है कि उसे भूख नहीं है। ये सुनकर जिन्वो फिर से अपनी बहन की चिंता में डूब जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर चाहे कितने भी बड़े मॉन्स्टर हों, लेकिन इस समय उसकी छोटी बहन अपने अंदर की लड़ाई अकेले लड़ रही है। खाना खाते खाते उसे अचानक चेयरमैन हान की बातें याद आती हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन्वो ने आखिरकार उनका ब्लैक चेक वापस कर दिया था। चेयरमैन आखिरी बार उससे पूछते हैं, कम से कम इतना तो बता दो, तुम्हारी माँ आखिर ठीक कैसे हुई? लेकिन जिन्वो शांत आवाज में जवाब देता है, दुनिया में बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अगर मुझे इसका इलाज सबको बताना होता तो मैं ये जानकारी बेचकर बहुत पहले ही करोड़पति बन चुका होता। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि बाहर निकलने के बाद उसके मन में थोड़ा सा पछतावा जरूर होता है, क्योंकि आखिर चेयरमैन हान उसके दोस्त के जिन्हों के पिता थे। जिन्वो सोचता है, अगर जिन्हों को कभी पता चला कि जिन्वो के पास इलाज था तो शायद वो खुद को धोखा हुआ महसूस करे। ऊपर से ये होली वाटर ऑफ लाइफ बहुत लिमिटेड है, तो सबको नहीं दिया जा सकता। अब जिन्वो डिसाइड करता है कि वो अब जापान जाएगा। वो समझ चुका था कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो जापान में मरने वालों की संख्या हर घंटे बढ़ती ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी लड़ाई में हिस्सा लिए बिना वो खुद भी पहले से ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता था। इसलिए वो बिना कोई और देर किए जापान जाने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है और शांत आवाज में कहता है, माँ, मैं जापान जा रहा हूँ। उसकी माँ कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट देती है। मुस्कुराकर कहती है, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। जब भी किसी को उनकी जरूरत होती थी वो ऐसे ही खाना बीच में छोड़कर चले जाते थे। ये सुनकर जिन्वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे अपने पिता की याद आ जाती है, जिनके बारे में अब भी कई रहस्य छुपे हुए थे, लेकिन अब उनके पास रुकने का समय नहीं था। इसके बाद जिन्वो अपनी बहन जिन्हा के कमरे में जाता है। वो देखता है कि जिन्हा अब भी उदास बैठी हुई है। जिन्वो उसके पास बैठकर धीरे से कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जापान जा रहा हूँ। ये सुनते ही जिन्हा का चेहरा उतर जाता है। लेकिन जिन्वो आगे कहता है, सबसे पहले थैंक यू, तुमने आज तक मुझे कभी रेड पर जाने के लिए नहीं रोका, हमेशा मुझ पर भरोसा किया है। इस बार भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर वैसा ही भरोसा करो। इतना सुनते ही जिन्हा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब तुम सच में जा रहे हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि नहीं जाओगे। जिन्वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रख के कहता है, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और मैं दूर रहकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपनी बात साबित करने के लिए जिन्वो अपने कुछ शैडो सोल्जर घर पर ही छोड़ देता है, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी माँ और बहन पूरी तरह सुरक्षित रहे। यानी चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उसकी परछाइयां हमेशा उसके परिवार की रक्षा करेंगी। कुछ ही देर बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्वो और जिन्हू जापान के लिए रवाना होने वाले होते हैं। उनके पहुंचते ही मीडिया वालों की भारी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। हर कोई एक सवाल पूछ रहा था, क्या कोरिया का सबसे ताकतवर हंटर सच में अकेले जापान को बचा पाएगा? लेकिन जिन्वो बिना कुछ बोले विमान में बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद दोनों जापान के लिए उड़ान भर देते हैं। उधर जापान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। आर्मी शहरों को खाली करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब जॉइंट मॉन्स्टर सिर्फ एक इलाके में सीमित नहीं थे, वो धीरे धीरे पूरे जापान के अलग अलग सिटीज में फैल चुके थे। सैनिक लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा ही रहे होते हैं कि तभी दो विशाल जॉइंट मॉन्स्टर वहां पहुंच जाते हैं। उस इलाके में एक भी हंटर मौजूद नहीं था, इसलिए सैनिक मजबूरी में खुद ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दुश्मन पर टैंक्स और मिसाइलों का कोई असर नहीं हुआ, उस पर साधारण गोलियों का क्या असर होता। उल्टा उन जॉइंट मॉन्स्टर का गुस्सा आ जाता है। वो सीधे वहां मौजूद मासूम लोगों की तरह बढ़ने लगते हैं। सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना सिविलियंस के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सबकी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक एक काली परछाई आसमान से तेजी से नीचे गिरती है। धड़ाम, जमीन जोर से हिल जाती है और अगले ही पल उनमें से एक जॉइंट मॉन्स्टर का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सभी सैनिक हैरानी से सामने देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जिन्वो का नया शैडो सोल्जर जिमा था, जिसे उसने कुछ समय पहले ही शैडो आर्मी में शामिल किया था। दोस्तों, इस सीन के बाद कसम से मेरे अंदर गूसबम्स आ गए। आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें भी मेरे को गूसबम्स आ रहे हैं समझाते समय। अगर आपको भी गूसबम्स आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना। शैडो आर्मी के एक बार से ही इतना विशाल जॉइंट वहीं खत्म हो जाता है। जापानी सैनिक पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी शैडो सोल्जर नहीं देखे थे। उन्हें तो लगा कि शायद कोई और नया मॉन्स्टर आ गया है।
तभी दूसरे जॉइंट के सामने खुद जिन्बो पहुंच जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और बिना एक पल गवाए एक ही बार में उस विशाल जॉइंट को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। दूसरी तरफ जिन्हो तेजी से लोगों को सुरक्षित जगह भेजने में जुट जाता है। कुछ ही मिनटों में वहां की पूरी स्थिति बदल जाती है। जहां कुछ सेकंड पहले मौत सामने खड़ी थी, अब वहां उम्मीद वापस लौट चुकी थी। और जैसे ही जिन्बो की एंट्री लाइव टीवी पर दिखाई जाती है, उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। अमेरिका में बैठे कई मशहूर एस रैंक हंटर भी ये लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग जिन्बो का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है इसे लगता है कि 2-4 चींटियां मारकर ये दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बन गया है। दूसरा हंसते हुए बोलता है, आंट्स और जायंट्स में जमीन आसमान का फर्क है, ये ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। वो लोग शर्त लगाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है 1 दिन के अंदर मर जाएगा, कोई कहता है 2 दिन भी नहीं टिकेगा, और एक तो यहाँ तक बोल देता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये 1 घंटा है सरवाइव कर पाएगा। कुछ लोग तो अपने घर, गाड़ी और करोड़ों की प्रॉपर्टी तक दांव लगा देते हैं। लेकिन तभी वहां एक ऐसा इंसान आता है जिसकी एक बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो था दुनिया का सबसे ताकतवर नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे। लेकिन आखिर थॉमस आंद्रे ने ऐसी कौन सी बात कही जिसने वहां मौजूद सभी हंटर को हैरान कर दिया? अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों हम ये सब जानेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस लाता रहूंगा।